अनुपमा एक इंजीनियर है। वो अपनी माँ से बहुत नफ़रत करती है। अनुपमा का मानना है, जो प्यार उसे चाहिए था, वो उसकी माँ ने उसे कभी नहीं दिया। उनके लिए तो अनुपमा से ज़्यादा पूजा-पाठ और बाबा ज़रूरी थे। अनुपमा को अगर अपनी माँ से कुछ मिला था, तो वो थे थप्पड़ ही थप्पड़। कभी इस गाल पर, तो कभी उस गाल पर। उसका पूरा बचपन डर के साये में गुज़र गया। अब वो बैंगलोर में अकेले रहती है और ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर रही है। सुबह के 7 बजे थे। अनुपमा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ के फ़ोन ने उसका मूड खराब कर दिया। अनुपमा बिटिया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी हड्डी टूट गई है। माँ, आप रिया को फ़ोन दीजिए। अनुपमा परेशान होकर बोली, हेलो, हाँ दीदी। रिया, क्या हुआ माँ को? दीदी, माँ जी बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई थी। मैंने गार्ड को बुलाया और किशोर अंकल भी आ गए थे। उनको किसी तरह बेड पर लिटा दिया, लेकिन वे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। सब लोग हॉस्पिटल ले जाने को बोल रहे हैं। शायद फ्रैक्चर हुआ है। किशोर अंकल आपको फ़ोन करने के लिए बोल रहे थे। रिया, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देती हूँ। अनुपमा ने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और ऑफिस आ गई। उसे मालूम हो गया था कि माँ को फ्रैक्चर हुआ है। इसी वजह से वो परेशान थी। उसे अब काफ़ी चिंता होने लगी थी। किशोर अंकल ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया था। इतनी देर से लगातार फ़ोन पे सबसे बात करने से काम तो हो गया, लेकिन रिया है कि बार बार फ़ोन करके कह रही है कि माँ जी बहुत रो रही हैं और आपको एक बार आने को बोल रही हैं। अनुपमा, किसका फ़ोन है जो तुम बार बार फ़ोन कट कर रही हो? राहुल ने पूछा। राहुल उसके साथ उसी के ऑफिस में काम करता है। उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। एक ही कंपनी में काम करते करते दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई थी। फिर दोनों कब आपस में अपने सुख दुख साझा करने लगे थे, ये पता ही नहीं लगा था। दोनों एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहते थे। अनुपमा ने अपना लैपटॉप बंद किया और सामान समेटती हुई बोली, राहुल, मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, इसीलिए मैं रूम पर जा रही हूँ। राहुल ने भी अपना लैपटॉप बंद कर बॉस के कैबिन में जाकर बताया और दोनों ऑफिस से निकल पड़े। राहुल अनुपमा को इस तरह परेशान देखकर बहुत बेचैन हो रहा था। अनुपमा, सुनो ना, चलो एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं। अनुपमा रोबोट की तरह उदास कदमों के साथ चल दी। वो वहाँ बैठी अवश्य थी, पर उसकी आंखों से ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि उसका शरीर यहाँ पर है, पर मन कहीं और। मानो वो अपने अंतर मन से संघर्ष कर रही हो, जैसे उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो कि वो क्या करे और क्या नहीं। राहुल ने उसका मोबाइल उठा लिया और कॉल हिस्ट्री से जान लिया था कि उसकी माँ की कामवाली का फ़ोन। फिर डॉक्टर, अनुपमा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वे गिर गई हैं और उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मुझे रो रो कर बुला रही हैं। अनुपमा, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी माँ को इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, मुझे तो सब करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, हमेशा मारना पीटना। प्यार दुलार के लिए तो मैं हमेशा तरसती रही। मैं माँ माँ करके उनके पीछे भागती रहती थी और वो मुझसे दूर होने के बहाने ढूंढती रहती थी। बहाने क्या, उनके पास तो मेरे लिए समय ही कहाँ था। अब आए ना उनके भगवान, करे उनकी देखभाल, उनके गुरु महाराज, जिनके कारण वे मेरी पिटाई किया करती थी। आई हेट हर राहुल, मैं उनसे नफरत करती हूँ। देखो अनुपमा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, होता है कभी कभी। जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। कुछ बातें दिमाग से प्रयास करते रहने से भी नहीं मिट पाती। लो, पानी पी लो और अपने आप को थोड़ा शांत करो। राहुल, मैं अपनी माँ की सूरत तक नहीं देखना चाहती, कहकर अनुपमा सिसक उठी थी। राहुल चाहता था कि उसके मन की कटुता आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाए, ताकि वो सही निर्णय ले पाए। जब अनुपमा छोटी सी थी, तब संयुक्त परिवार में रहती थी। घर पर ताई जी का शासन था।
क्योंकि वो रईस परिवार की बेटी थी। अनुपमा की माँ सीधी सादी सी सामान्य परिवार से थी। अनुपमा दुबली पतली सांवली, पढ़ने में कमजोर, सब तरह से उपेक्षित। पापा का किसी के साथ चक्कर था। सब तरह से बेसहारा माँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती। उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, पर उसे तो आइस पाइस, कैरम बोर्ड व दूसरे खेलों से ही फुर्सत नहीं रहती। वो हर समय ताई के गोलू और चिंटू के पीछे पीछे उनकी पूछ की तरह घूमा करती। घर में कभी बुआ के बच्चे, तो कभी मौसी के बच्चे, तो कभी पड़ोस के साथियों की टोली का जमघट लगा रहता। बस सबका साथ पाकर वो भी खेलने में लग जाती। एक और पति की उपेक्षा, पैसे की तंगी, साथ में घरेलू जिम्मेदारियां, कुछ भी तो माँ के मन माफिक नहीं था। अनुपमा जिद करती कि मुझे गोलू भैया जैसा ही बैग चाहिए, तो नाराज होकर माँ उसका कान पकड़कर लाल कर देती। वो सिसक कर रह जाती। एक तरफ बैग ना मिल पाने की तड़प, तो दूसरी तरफ कान खींचे जाने का दर्द भरा एहसास, और सबसे अधिक अपनी बेइज्जती को महसूस कर अनुपमा कभी कभी रो पड़ती, तो कभी चीखने चिल्लाने लगती। इससे फिर से उसकी पिटाई होती थी। रोना धोना और भूखे पेट सो जाना उसकी नियति थी। उस उम्र में वो नासमझ अवश्य थी, पर पिटाई होने पर अपमान और बेइज्जती को बहुत ज़्यादा ही महसूस करती थी। अनुपमा दूसरी क्लास में थी। उसकी फ्रेंड रिया का बर्थडे था। वो स्कूल में पिंक कलर की फ्रिल वाली फ्रॉक पहन कर आई थी। उसने सभी बच्चों को पेंसिल बॉक्स के अंदर पेंसिल, रबर कटर और टॉफ़ी रख कर दिया था। इतना सुंदर पेंसिल बॉक्स देखकर वो खुशी से उछलती कूदती घर आई और माँ को दिखाया, तो उन्होंने उसके हाथ से झपट कर ले लिया। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बढ़िया चीज़ें स्कूल ले जाने की, कोई चुरा लेगा तो। वो पैर पटक पटक कर रोने लगी, लेकिन माँ पर कोई असर नहीं पड़ा था। कुछ दिनों के बाद वो एक दिन स्कूल से लौट कर आई, तो माँ उस पेंसिल बॉक्स को पंडित के लड़के को दे रही थी। ये देखते ही वो चिल्लाकर उनके हाथ से बॉक्स छीनने लगी। ये मुझे मिला था, ये मेरा है। इतनी सी बात पर माँ ने उसकी गर्दन पीछे से इतनी जोर से दबाई कि उसकी सांसें रुकने लगी और मुंह से गो गो की आवाज़ें निकलने लगी। वो बहुत देर तक रोती रही, लेकिन समय सब कुछ भुला देता है। वो कक्षा 4 में थी। अपने बर्थडे के दिन नई फ्रॉक दिलवाने की जिद करती रही, लेकिन फ्रॉक की जगह उसके गाल थप्पड़ से लाल हो गए थे। वो रोते रोते सो गई थी, लेकिन शायद पापा को उसका बर्थडे याद था, इसीलिए वो उसके लिए टॉफ़ी लेकर आए थे। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में अपने बैग में टॉफ़ी रखकर बेहद खुश थी, लेकिन शायद टॉफ़ी सस्ती वाली थी, इसीलिए ज़्यादातर बच्चों ने उसे देखते ही लेने से इनकार कर दिया। वो मायूस होकर रो पड़ी थी। उसने गुस्से में सारी टॉफ़ी कूड़ेदान में फेंक दी थी। लेकिन बर्थडे तो था, हर साल ही याद धमकता था। पड़ोस में सुरेखा उसकी सहेली थी। उसने आंटी को सुरेखा को अपने हाथों से खीर खिलाते देखा था। उसी दिन से वो कल्पना लोक में केक काटती और माँ के हाथ से खीर खाने का सपना पाल बैठी थी। पर बचपन का सपना केक काटना और माँ के हाथों से खीर खाना उसके लिए सिर्फ एक सपना ही रह गया। वो कक्षा 6 में आई तो सुबह माँ उसे चीख कर जगाती, कभी सुबह सुबह थप्पड़ भी लगा देती और स्वयं पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर घंटी बजा बजा कर जोर जोर से भजन गाने बैठ जाती। वो अपने नन्हे हाथों से फ्रिज से दूध निकालकर कभी पीती तो कभी ऐसे ही चली जाती। टिफिन में 2 ब्रेड या बिस्कुट देखकर उसकी भूख भाग जाती। अपनी सहेलियों के टिफिन में उनकी माँओं के बनाए पराठे, सैंडविच देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता, साथ ही भूख से आंखें भीग उठती। यही वजह थी कि वो मन ही मन माँ से चिढ़ने लगी थी। उसने कई बार माँ के साथ नज़दीकी बढ़ाने के लिए उनके बालों को गूंथने और हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश भी की थी, मगर माँ उसके हाथ झटक देती। मदर्स डे पर उसने भी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उनके लिए प्यारा सा कार्ड बनाया था, लेकिन वे उस दिन प्रवचन सुनकर बहुत देर से आई थी। अनुपमा को माँ का इतना अंधविश्वासी होना बहुत अखरता था। वे घंटों पूजा पाठ करती तो अनुपमा को दिक्कत होती। जब मदर्स डे पर उसने उन्हें मुस्कुराते हुए कार्ड दिया तो वे बोली,
ये सब चोचले किस लिए? पढ़ो लिखो, घर का काम सीखो, आखिर पराए घर जाना है। उन्होंने कार्ड खोलकर भी नहीं देखा था और अपने फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। वो मन ही मन निराश और मायूस थी, साथ ही गुस्से से उबल रही थी। पापा अपनी दुकान में ज़्यादा बिजी रहते, देर रात घर में घुसते, तो वो भी शराब के नशे में। घर में उधम ना मचे, इसीलिए माँ चुपचाप दरवाज़ा खोलकर उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती। वो गहरी नींद में होने का अभिनय करते हुए अपनी बंद आंखों से भी सब देख लिया करती थी। रात के अंधेरे में माँ के सिसकने की आवाज़ें आती। शायद पापा माँ से उनकी पत्नी होने का जजिया कर वसूलते थे। उसने भी बहुत बार माँ के चेहरे, गले और हाथों पर काले निशान देखे थे। पापा को सुधारने के लिए माँ ने बाबा लोगों की शरणों में जाना शुरू कर दिया था। घर में शांति पाठ, हवन पूजा पाठ, व्रत उपवास, सत्संग कथा आदि के आयोजन आए दिन होने लगे थे। माँ को ये विश्वास था कि बाबा ही पापा को नशे से दूर कर सकते हैं। इसीलिए वे दिन भर पूजा पाठ और उन लोगों का स्वागत सत्कार करना आवश्यक समझकर उसी में अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। वैसे भी हमेशा से ही घंटों पूजा पाठ, कथा भागवत में जाना, बाबा लोगों के पीछे भागना उनकी दिनचर्या में शामिल था। अब तो घर के अंदर बाबा सत्यानंद का उनकी चौकड़ी के साथ जमघट लगा रहता। कभी कीर्तन सत्संग और कभी बेकार के उपदेश। फिर स्वाभाविक था कि उनका भोजन भी होगा। पापा का बिजनेस बढ़ गया और उस महिला का तबादला हो गया जिसके साथ पापा का चक्कर चल रहा था। वो मेरठ चली गई। माँ का सोचना था कि ये सब कृपा गुरुजी की वजह से हुई है। इसीलिए अब पापा भी कंठी माला पहनकर सुबह शाम पूजा पर बैठ जाते। बाबा लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए पापा के पास खूब पैसा रहता। इन सब ढोंग ढकोसलों के कारण उसे पढ़ने और अपना होमवर्क करने का समय ही नहीं मिलता। अक्सर उसका होमवर्क अधूरा रहता तो वो स्कूल जाने के लिए आनाकानी करती। इस पर माँ का थप्पड़ मिलता और स्कूल में भी सजा मिलती। वो क्लास टेस्ट में फेल हो गई तो पेरेंट्स मीटिंग में टीचर ने उसकी शिकायत की कि इसका होमवर्क पूरा नहीं रहता और क्लास में ध्यान नहीं देती। तो इस बात पर भी माँ ने उसकी खूब पिटाई की थी। धीरे धीरे वो अपने आप में सिमटने लगी थी। उसका आत्मविश्वास हिल चुका था। वो हर समय अपने आप में ही उलझी रहने लगी थी। क्लास में टीचर जब समझाती तो सब कुछ उसके सिर के ऊपर से निकल जाता। वो हकलाने लगी थी। माँ के सामने जाते ही वो कपकपाने लगती। पिता की अपनी दुनिया थी, वे उसे प्यार तो करते थे। पिता को देखकर अनुपमा खुश तो होती थी, लेकिन बात नहीं कर पाती थी। वो कभी कभी प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेर देते तो वो खुशी से निहाल हो उठती थी। उधर माँ की कुंठा बढ़ती जा रही थी। वे नौकरों पर चिल्लाती, उन्हें गालियां देती और फिर अनुपमा की पिटाई करके स्वयं रोने लगती। अनुपमा, आखिर मुझे क्यों तंग करती रहती हो? तब वो ढिठाई से हंस देती थी। उसे मालूम था कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ फिर से उसकी पिटाई कर देंगी और क्या। पिट पिट कर वो बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। अब पिटने को लेकर उसके मन में कोई खौफ नहीं था। वो कक्षा 7वीं में थी, गणित के पेपर में फेल हो गई थी। जुलाई में उसकी फिर से परीक्षा होनी थी। वो स्कूल से अपमानित होकर आई थी क्योंकि गणित का कठिन सवाल उसके दिमाग में घुसता ही नहीं था। घर के अंदर घुसते ही सभी के व्यंग बाणों से उसका स्वागत हुआ था। अब तो घर में नए नए काम होने लगे थे। अनुपमा से इस घर में झाड़ू पोछा लगवाओ, वो इसी के लायक है। एक दिन ताई जी ने भी अनुपमा को व्यंग से कुछ बोला तो वो उनसे चिढ़कर कुछ बोल पड़ी। फिर क्या था, उसे जोरदार थप्पड़ पड़े थे। इस घटना के बाद उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब वो माँ को परेशान करने के नए नए तरीके सोच रही थी। कुछ देर में माँ आई और फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ देर तक उसके मन में ये प्रश्न घुमड़ता रहा कि जब पीट कर रोना ही है तो पीटती क्यों है। माँ के लिए उसके दिल में क्रोध और घृणा बढ़ती गई। लेकिन उस दिन पहली बार माँ के चेहरे पर बेचारगी का भाव देखकर वो व्याकुल हो उठी थी। व्यथित स्वर में वो बोली थी, अनुपमा, पढ़ लिख कर इस नरक से निकल जाओ मेरी बेटी। उस दिन मजबूरी से कहे इन प्यार भरे शब्दों ने उसके जीवन में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत कर दी थी।
अब पढ़ाई में रुझान के कारण उसका रिजल्ट अच्छा आने लगा, तो माँ की शिकायत दूर हो गई थी। वो 10वीं में थी, बोर्ड की परीक्षा का तनाव लगा रहता था। साथ ही अब उसकी उम्र की ऐसी दहलीज थी जब किशोर मन उड़ान भरने लगता है। फिल्म टीवी के साथ साथ हीरो हीरोइन से जुड़ी खबरें मन को आकर्षित करने लगती हैं। पड़ोस की सुनीता आंटी का बेटा कमल भैया का दोस्त था। अक्सर वो घर आया करता था। वो भी 80 में था, इसीलिए वो कई बार उससे कभी इंग्लिश तो कभी गणित के सवाल पूछ लिया करती थी। वो उसके लिए कोई गाइड लेकर आया था। उसने अक्सर उसे अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। वो भी शर्मा कर मुस्कुरा दिया करती थी। एक दिन वो उसके कमरे में बैठकर उसे गणित के सवाल समझा रहा था। वो उठकर अलमारी से किताब निकाल रही थी कि तभी उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वो सिटपिटाकर उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास कर रही थी कि तभी कमरे में कमल भैया आ गए और बस फिर तो घर में जो हंगामा हुआ कि पूछो मत। वो बिल्कुल भी दोषी नहीं थी, लेकिन घर वालों की नज़रों में सारा दोष उसी का था। कब से चल रहा है ये ड्रामा? वही मैं कहूँ कि ये सलील आजकल क्यों बार बार यहाँ का चक्कर काट रहा है। सही कहा है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। माँ ने भी उसकी एक नहीं सुनी, ना ही कुछ पूछा और लगी पीटने। कल मुई पढ़ाई के नाम पर तुम्हारा ये नाटक चल रहा है। वो पिटती रही और ढिठाई से कहती रही, पीट ही तो लोगी, एक दिन इतना मारो कि मेरी जान ही चली जाए। माँ का हाथ पकड़कर अपने गले पर ले जाकर बोलती, लो मेरा गला दबा दो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। उस दिन जाने कैसे पापा घर आ गए थे। उसको रोता देख माँ को डांट कर बोले, तुम इसको इतना क्यों मारती हो? तो वे छूटते ही बोली, मेरी माँ मुझे पीटती थी, इसीलिए मैं भी इसे पीटती हूँ। पापा ने अपना माथा ठोक लिया था। अब माँ के प्रति उसकी घृणा जड़ जमाती जा रही थी। वो उनके साथ ढिठाई से पेश आती, उनसे बात बात पर उलझ पड़ती, मगर गुमसुम रहकर अपनी पढ़ाई में लगी रहती। वो माँ का कोई कहना नहीं मानती, ना ही किसी की इज्जत करती। उसकी हरकतों से पापा भी परेशान हो जाते। दिन ब दिन वो अपने मन की मालिक होती जा रही थी। उसके मन में पक्का विश्वास था कि ये पूजा पाठ बाबा केवल पैसा ऐंठने के लिए ही आते हैं। यही वजह थी कि वो पापा से भी जुबान लड़ाती। वो किसी भी हवन पूजन पूजा पाठ में ना तो शामिल होती और ना ही सहयोग करती। इस कारण अक्सर घर में कहासुनी होती, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रहती। इसी बीच उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने स्कूल में टॉप किया था। उसके 92% अंक आए थे। बस फिर क्या था, उसने कह दिया कि उसे कोटा जाकर आगे की पढ़ाई करनी है। इस बात पर एक बार फिर से माँ ने हंगामा शुरू कर दिया था। नहीं जाना है किसी भी हालत में नहीं। लेकिन पापा ने उसे भेज दिया और वहाँ अपनी मेहनत के बलबूते वो इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता पास कर बाद में इंजीनियर बन गई। उधर पापा की अपनी लापरवाही के कारण उनका स्टाफ उन्हें धोखा देता रहा। वे सत्संग में मगन रहकर पूजा पाठ में लगे रहे। जब तक पापा को होश आया, तब तक उनका बिजनेस बाबा लोगों द्वारा आयोजित पूजा पाठ चढ़ावे के हवन कुंड में स्वाहा हो चुका था। अब वे नितांत अकेले हो गए। फिर उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ। कोई गुरुजी, कोई बाबा या फिर पूजा पाठ काम नहीं आया। तब अनुपमा ने खूब दौड़ भाग की, लेकिन निराश पापा जीवन की जंग हार गए। माँ अकेली रह गई, तो वो रिया को उनके पास रखकर उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। अनुपमा का चेहरा रोज से लाल हो रहा था, तो आंखों से अश्रुधारा को भी वो रोक सकने में समर्थ नहीं हो पाई थी। राहुल, आई हेट हर, आई अंडरस्टैंड अनुपमा। तुम्हारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। शायद उनके मन में पश्चाताप हो, इसीलिए वे तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यदि तुम्हें मंजूर हो तो उन्हें बेंगलोर शिफ्ट करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ के ओल्ड एज होम का नंबर मुझे मालूम है। यदि तुम कहो तो मैं बात करूँ। राहुल, मैं उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तुम उन्हें यहाँ लाने की बात कर रहे हो, मगर डियर सोचो कि एक मजबूर बुजुर्ग, वो भी तुम्हारी अपनी माँ, बेड पर लेटी हुई तुम्हारी ओर नजरें लगाए तुम्हें आशा भरी निगाहों से निहार रही हैं। वो बुदबुदा कर बोली थी
कहीं पहुंचने में हम लोगों को देर ना हो जाए। अनुपमा सिसकती हुई मोबाइल से फ्लाइट की टिकट बुक करने में लग गई। तभी राहुल बोला, तुम अकेले अकेले अपने गांव जाओगी, मुझे नहीं ले जाओगी क्या? तुम्हें तो पता है ना, मुझे गांव में कितना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ एक बार अपने दोस्त के साथ गांव गया था। अनुपमा प्लीज मुझे भी लेकर चलो ना। राहुल, ये क्या तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? इतने बड़े हो गए हो, बड़े तो बनकर रहो ना। बच्चा बनने की क्या ज़रूरत है? अनुपमा की बात सुनकर राहुल मुंह बना लेता है और अनुपमा उसको देखकर मुस्कुरा देती है। अच्छा ठीक है, इस तरह से तुम्हें मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी भी टिकट कर देती हूँ, हम दोनों साथ में जाएंगे। ये सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। दोनों की टिकट कंफर्म हो गई थी, इसीलिए अगले दिन सुबह दोनों गांव के लिए निकल गए। अनुपमा ने अपने आने की खबर अभी तक रिया और अपनी माँ को नहीं बताई थी। लगभग 6 घंटे के सफ़र के बाद अनुपमा अपने घर के सामने खड़ी थी राहुल के साथ। उसने बिल बजाई तो रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने अनुपमा को देखकर रिया बहुत खुश हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनुपमा उसके सामने खड़ी है। दीदी आप आ गई, हमें कुछ बताया भी नहीं। रिया, बताने का समय नहीं मिला। तुम ये बताओ माँ कैसी हैं और वो क्या कर रही हैं? दीदी, माँ जी तो अभी दवाई खाकर लेटी है और मुझे लगता है वो सो गई हैं, क्योंकि अगर वो जग रही होती तो बेल बजने की वजह से वो मुझे आवाज़ देती। रिया राहुल की तरफ देखने लगी तो अनुपमा ने बताया, ये मेरा दोस्त राहुल है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है। दोनों घर के अंदर आ गए थे। रिया उनके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। अनुपमा ने राहुल को वहीं सोफे पर बिठा दिया और वो अपनी माँ को देखने के लिए गई कि वो सो रही है या जग रही हैं। जब अनुपमा अपनी माँ के दरवाजे के पास पहुंची तो अचानक से उसके मन में पुराने ख्याल आने लगे। लेकिन अनुपमा ने अपने पुराने ख्यालों को वहीं पर दफन कर दिया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी माँ सो रही थी, इसीलिए वो दबे पांव वापस चली आई। अनुपमा ने राहुल को बताया कि माँ अभी सो रही हैं, मैंने उन्हें जगाया नहीं। जब वो उठेंगी तब मैं उनसे मिल लूँगी। अनुपमा ने राहुल को गेस्ट रूम दिखा दिया था और फ्रेश होकर उसको हॉल में आने के लिए बोला। थोड़ी देर के बाद राहुल और अनुपमा दोनों फ्रेश होकर हॉल में आ गए। तब तक रिया ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर अनुपमा रिया से बातें करने लगी और अपनी माँ को लेकर रिया ने अनुपमा से कहा, दीदी, माँ जी बहुत परेशान करती हैं, वो मेरी एक नहीं सुनती और हर समय मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। रिया, गुस्सा करने की आदत तो उनकी बहुत पुरानी है। जब वो मुझ पर हमेशा गुस्सा करती रहती थी, फिर तुम तो मेड हो। नहीं दीदी, पिछले कुछ दिनों से वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि उनको आपसे माफ़ी मांगनी है। रिया दीदी, आप तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हो, फिर माँ जी से इतना गुस्सा क्यों करती हो? अनुपमा रिया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो मन ही मन में सोचती है, रिया तुम्हें क्या पता मैंने यहाँ पर क्या क्या झेला है, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से नाराज रहती हूँ। तभी अंदर कमरे से आवाज़ आती है, रिया कहाँ है तू? तुझे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं। जब देखो तब इधर उधर घूमती रहती है। ये नहीं कि मेरे पास बैठी रहे। मेरी बेटी ने तुझे मेरी देखभाल के लिए रखा है या फिर इस घर में घूमने के लिए? लो दीदी, माँ जी फिर से शुरू हो गई। बस यही हमेशा चिल्लाती रहती हैं। अनुपमा ने रिया से कहा, रिया तुम किचन में जाकर खाने पीने का इंतजाम करो, मम्मी से मैं मिलकर आती हूँ। राहुल और अनुपमा दोनों माँ के कमरे में गए। अनुपमा ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा, अब अंदर आने के लिए क्या मैं तुझे लेने आऊँ? अनुपमा ने दरवाज़ा खोल दिया तो माँ अनुपमा को देखकर हैरान हो गई। आज उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आजा बेटा, अंदर आजा। मैं तो वहाँ पर नहीं आ सकती, तू आजा मेरे पास। अनुपमा के साथ साथ राहुल भी कमरे के अंदर आ गया। उसने अनुपमा की माँ से उनके हालचाल पूछे और फिर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। वहीं पर बेड के पास एक टेबल पड़ी थी। अनुपमा उसी के ऊपर बैठ गई। अनुपमा की माँ राधिका ने आज बड़े ही प्यार से
उसके सर पर हाथ फेरा। माँ का हाथ अपने सर पर पाकर अनुपमा को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। शायद इसी सुकून के लिए वो न जाने कब से तरस रही थी। अनुपमा बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। शायद भगवान ने आज मुझे उसी की सज़ा दी है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर अनुपमा अपनी सारी नफ़रत भूल गई। आज वो अपनी माँ के सारे थप्पड़ भूल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जल्दी से उसने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वो अपनी माँ के सामने भावुक नहीं होना चाहती थी। अनुपमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपको लेने आई हूँ। 2 दिनों के बाद हमारी फ़्लाइट है। हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई और मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली। यही मेरे लिए बहुत है। तू बस एक बार अपनी माँ को माफ़ कर दे और मुझे गले से लगा ले। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं सुकून से इस दुनिया को छोड़कर जा सकूंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ और आप इस दुनिया को छोड़कर जाने की बात कर रही हो। बचपन से अब तक मैं माँ के प्यार के लिए तरसती रही हूँ, तो क्या अब आगे भी आप मुझे माँ के प्यार के लिए तरसाती रहोगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं वहाँ पर जाकर तुझे परेशान नहीं करना चाहती। तेरा वहाँ पर अपना काम धंधा है। तू अपना काम करेगी या फिर मेरा ख्याल रखेगी? मैं यहीं पर ठीक हूँ और फिर ये रिया है ना मेरे पास, इसी को जली कटी बातें सुनाकर खुश रह लूँगी इसके साथ। माँ, ये आप वहाँ बेंगलोर में भी कर सकती हो, क्योंकि रिया भी हमारे साथ ही जाएगी। मैंने उसका भी टिकट कर लिया है। उसका इस दुनिया में है ही कौन जो मैं उसे यहाँ छोड़कर जाऊँगी। ये सुनकर अनुपमा की माँ राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अनुपमा को अपनी माँ से अब कोई शिकवा शिकायत नहीं था। राधिका जी ने पूछा, अनुपमा बेटा, वो तुम्हारे साथ लड़का कौन आया है? तो अनुपमा बोली, माँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करता है। गांव घूमने का उसका बहुत मन था, इसीलिए मैं उसको अपने साथ ले आई। चल, अच्छा किया बेटा। वैसे लड़का तो अच्छा है। रिया राधिका जी के लिए खाना ले आई थी। अनुपमा ने अपनी माँ को खाना खिलाया, फिर उन्हें आराम करने के लिए बोला। किशोर जी को पता चल गया था कि अनुपमा आ गई है, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ अनुपमा से मिलने चले आए। अनुपमा हॉल में आई और राहुल भी हॉल में आ गया। अनुपमा ने किशोर अंकल और उनके बेटे दीपक से राहुल का परिचय करवाया। दीपक राहुल को अपना गांव घुमाने के लिए साथ में ले गया। अनुपमा किशोर अंकल से बहुत देर तक बातें करती रही। लगभग 2 घंटे के बाद किशोर जी अपने घर चले गए, तो अनुपमा ने सोचा कि अब वो भी थोड़ी देर आराम कर लेगी। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। उसकी आंखें तब खुली जब राहुल ने उसे जगाया। अरे राहुल, तुम आ गए घूमकर। कैसा लगा हमारा गाँव? अनुपमा, दीपक बहुत अच्छा लड़का है। उसके साथ घूमकर बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। तुम्हें पता है अनुपमा, मैं उसके साथ उसके फार्म हाउस पर भी गया था। वहाँ बहुत मज़े किए मैंने। आज कई सालों के बाद क्रिकेट भी खेला। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। अरे यार, बातों बातों में मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। नीचे रिया डाइनिंग टेबल पर हमारा खाने के लिए वेट कर रही है। अब तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आओ, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। इतना बोलकर राहुल उसके कमरे से बाहर चला जाता है। डिनर करने के बाद अनुपमा ने अपनी माँ को दवा दे दी और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन राहुल दीपक के साथ फिर से घूमने चला गया। अनुपमा ने अपना पूरा समय अपनी माँ के साथ बिताया और कुछ समय के लिए वो किशोर अंकल के यहाँ भी सबसे मिलने चली गई। इसी तरह से 2 दिन बीत गए और फिर उन लोगों के बेंगलोर जाने का समय हो गया। किशोर अंकल का पूरा परिवार उन लोगों को बाय बोलने के लिए आया था। अनुपमा ने किशोर अंकल और सबसे कहा कि आप लोग बेंगलोर घूमने जरूर आना। किशोर अंकल, आपने मेरी माँ का ध्यान रखा, उनका इलाज करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा, कैसी बातें कर रही हो? अगर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा?
किशोर अंकल की बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राहुल ने दीपक से कहा, दीपक तुमने मुझे अपना गांव दिखाया, अब तुम्हें बेंगलोर आना है और पूरा बेंगलोर तुम्हें मैं घुमाऊंगा। तो दीपक ने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। अरे राहुल बेटा, तुम अभी दीपक को जानते नहीं हो। अगर ये नौकरी नहीं करता होता तो घर में कभी रुकता ही नहीं। जब भी इसे मौका मिलता है तो कहीं न कहीं घूमने के लिए ही निकल जाता है। कहता है, पापा एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो और अपनी ज़िंदगी मज़े से जियो। अरे पापा, अब इन लोगों को जाने भी दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातें खत्म होते होते इनकी फ्लाइट ही चली जाए। अनुपमा ने कहा, अच्छा अंकल अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। चारों कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट अनुपमा के घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। अनुपमा ने ड्राइवर को बोल दिया था कि गाड़ी बहुत आराम से चलाए। बेंगलोर पहुंचने के बाद राहुल अपने घर चला गया था। अनुपमा अपनी माँ और रिया के साथ अपने फ्लैट पर गई। अनुपमा अपनी जॉब के साथ साथ माँ का ध्यान भी रख रही थी और फिर राधिका जी के साथ में रिया तो हमेशा ही रहती थी। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे थे। लगभग 6 महीने हो गए थे। राधिका जी अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। अब वो थोड़ा थोड़ा करके चलने फिरने लगी थी। इन 6 महीनों में राहुल की माँ राधिका जी से कई बार मिलने के लिए आई, इसीलिए अब उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। राधिका जी का स्वभाव अब पूरी तरह से बदल गया था। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। एक दिन राहुल की माँ सविता राधिका जी से बोली, राधिका मुझे तुम्हारी बेटी अनुपमा बहुत पसंद है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और मेरा राहुल भी उसे बहुत पसंद करता है। राधिका जी बोली, सविता तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मुझे भी अपनी बेटी के लिए तुम्हारा राहुल बहुत पसंद है, लेकिन सविता हमें सबसे पहले इस बारे में अपने बच्चों से बात कर लेनी चाहिए कि उनकी क्या राय है। कहीं न कहीं राहुल और अनुपमा भी एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात वो दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दिया। राहुल और अनुपमा की शादी में किशोर अंकल का पूरा परिवार बेंगलोर आया था। इस तरह से राहुल और अनुपमा की शादी हो जाती है और राधिका जी इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी बेटी को एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया जो उसका बहुत ख्याल रखता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।